नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वितरण में मीन इजिकल्स टू मीडियन इजिकल्स टू मोड, तो वितरण कैसा होगा? कैसा होगा वितरण? तो आपका वितरण कैसा होगा? वो होगा आपका सममित। कैसा होगा? सममित। यदि माध्य इजिकल्स टू माध्यिका इजिकल्स टू बहुलक है तो यह वितरण सममित होगा। एक सममित वितरण जैसे कि सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा का प्रसार केंद्र के दोनों ओर एक समान होता है, जिससे ये तीनों सांख्यिकीय माप एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ वितरण का आकार घंटी के समान होता है, बेल शेप होता है और इसमें कोई झुकाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, लेकिन वेरिएंस नहीं है। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें यह बताते हैं कि डेटा का केंद्र कहाँ स्थित है, जबकि विचरण जो है विचरण के माप यह बताते हैं कि डेटा केंद्र से कितना फैला हुआ है। तो आपका मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, लेकिन आपका वेरिएंस नहीं होगा। जो प्रसरण होता है डेटा के फैलाव या विविधता को मापता है, ना कि उसके केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो घटनाएं एग्जॉस्टिव है, क्या है? एग्जॉस्टिव है दो घटनाएं, तो उनका कुल प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कितना होगा उनका प्रोबेबिलिटी? तो उसका होगा 1। कितना? 1। यदि दो घटनाएं एग्जॉस्टिव है, विशेष है, तो उनकी कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सांख्यिकी और प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार एग्जॉस्टिव इवेंट्स वे घटनाएं होती हैं जो मिलकर पूरे प्रतिदर्श समष्टि को कवर कर लेती है, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस को कवर कर लेती है। इसका अर्थ है कि प्रयोग होने पर उन घटनाओं में से कम एक घटित होना निश्चित है। यदि ए और बी दोनों एग्जॉस्टिव घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी इजिकल्स टू 1। मान लीजिए एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आना एग्जॉस्टिव घटना है, तो हेड और टेल एक तो आएगा ही, क्योंकि इनके अलावा कोई तीसरा परिणाम संभव नहीं है। तो इनकी कुल प्रायिकता कितनी होगी? 0.5 + 0.5 इजिकल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वर्ग अंतराल की चौड़ाई बढ़ने पर हिस्टोग्राम में क्या बताता है? क्या बताता है? अगर किसी वर्ग अंतराल की चौड़ाई बढ़ती है तो उसका बढ़ता है शेप। क्या? आकार। क्या बढ़ता है? इसका हिस्टोग्राम का शेप। यदि किसी वर्ग अंतराल की चौड़ाई बढ़ती है तो उस हिस्टोग्राम का आकार बदल जाता है। जब आप वर्ग अंतराल की चौड़ाई बदलते हैं तो प्रत्येक आयत का आधार चौड़ा हो जाता है, जो कि हिस्टोग्राम का कुल क्षेत्रफल डेटा की आवृत्ति के समानुपाती होना चाहिए। इसलिए चौड़ाई बढ़ने पर आयत की चौड़ाई बदल जाती है। इससे पूरे ग्राफ का स्वरूप या शेप ही बदल जाता है। अंतराल की चौड़ाई बदलने पर ग्राफ चपटा या ऊंचा नीचा दिखने लगता है और सीधे तौर पर उसके शेप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, को रिलेशन कोफिशिएंट का कौन सा मान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन दर्शाता है? कौन सा है जो मान जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन दर्शाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का? तो वो दर्शाता है आपका कौन सा? वो है आपका 0.92। ऑप्शन सी 0.92। कैसे? सहसंबंध गुणांक, जिसे अक्सर आर से दर्शाया जाता है, कि मजबूती को समझने के लिए हमें पहले ये देखना हो क्या है। सहसंबंध की मजबूती आर के निरपेक्ष मान पर निर्भर करती है। मान प्लस या माइनस के बीच कितना करीब होगा, संबंध उतना ही मजबूत होगा। ये 0.5, 0.45, 0.10 नहीं, क्योंकि जो वो है वो आपका 1 के करीब होना चाहिए। इसके 1 के करीब होना चाहिए। ये है 0.92 है, ये 1 के बहुत करीब है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दर्शाता है। 0.45 है, एक मध्यम स्तर का संबंध है, और 0.525 और 0.10 ये काफ़ी बहुत कमज़ोर संबंध दर्शाते हैं। आपका प्लस माइनस का क्या महत्व है? जो प्लस है दोनों चर एक ही दिशा में घटते या बढ़ते हैं, और जो माइनस है एक चर बढ़ने पर दूसरा आपका घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक, नेगेटिव स्क्यूड होगा। सांख्यिकी में जब डेटा का झुकाव एक तरफ अधिक होता है तो माध्य, माध्यिका और बहुलक अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होते हैं। ऋणात्मक वृत्ति की जो स्थिति है वो इस प्रकार होती है। कैसे? इसमें ग्राफ की पूंछ जो है वो बाई और लंबी होती है, इसमें बाई और लंबी होती है। इसमें मानों का क्रम मीन लेस दैन मीडियन लेस दैन मोड होता है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश डेटा पॉइंट्स उच्च मानों की ओर केंद्रित हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटे होने के कारण मीन नीचे की ओर खिंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो वो है आपका नॉर्मल। कौन सा? नॉर्मल। कंटिन्यूस
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये उन डेटा के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके मान किसी भी सीमा के भीतर अनंत हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन या फिर समय। क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ये एक सबसे प्रसिद्ध सतत वितरण है जिसमें गॉसियन वितरण भी कहा जाता है। क्या कहता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और इसका आकार घंटी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि वेरिएंस 49 है, कितना है? वेरिएंस 49 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका जो इसका सूत्र यदि आपको प्रसरण ज्ञात है, वेरिएंस ज्ञात है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करना बहुत सरल है। कैसे? सिग्मा इजिकल्स टू वेरिएंस का वर्गमूल निकालेंगे। किसका? वेरिएंस का वर्गमूल निकालेंगे। तो वेरिएंस कितना है आपका? उनचास। तो उनचास का वर्गमूल आपका क्या होगा? 7। कितना होगा? 7। यह डेटा के फैलाव को सबसे सामान्य माप है। यह मानक विचलन का वर्ग आपका कितना होगा? 7। इसका आंसर आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैम्पलिंग एरर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सैम्पलिंग एरर को, तो सैम्पलिंग एरर को सबसे अच्छा तरीका है सैंपल साइज बढ़ाना। क्या? सैंपल का साइज बढ़ाना। जैसे जैसे हम अपने नमूने की संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही वह नमूने की संख्या बढ़ाते हैं वैसे ही पूरी जनसंख्या के अधिक करीब पहुंच जाता है। इससे मिलने वाले परिणाम अधिक सटीक होते हैं और त्रुटि की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोजिशनल एवरेज है? क्या है पोजिशनल एवरेज? तो वह आपका मीडियन। क्या है? मीडियन। इन्हें स्थितियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेटा की श्रेणी में किसी विशेष स्थान सांख्यिकी में औसत को 2 मुख्य श्रेणियों में पढ़ा जाता है। कितने श्रेणियों में? दो श्रेणियों में, गणितीय औसत और स्थितीय औसत। स्थितीय औसत क्या है? इन्हें स्थितियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेटा की श्रेणी में किसी विशेष स्थान या स्थिति पर आधारित होती है, ना कि सभी मूल्यों के जोड़ पर। मान लीजिए मीडियन और मोड। क्या? मीडियन और मोड। मीडियन और मोड ही प्रमुख स्थितीय औसत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 2 वेरिएबल्स में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या है? 2 वेरिएबल्स है उसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या होगा आपका? तो आर का मान होगा आपका +1। क्या होगा? +1। सांख्यिकी में आर 2 चरों के बीच संबंध की दिशा और शक्ति को दर्शाता है। इसे समझने के लिए अगर है आर इक्वल्स टू +1, हम इसके समझेंगे कैसे। अगर आर इक्वल्स टू +1 है तो इसका अर्थ है कि दोनों चर एक ही दिशा में निश्चित अनुपात में बढ़ते या घटते हैं। यदि आप इन्हें ग्राफ पर दर्शाते हैं तो सभी बिंदु एक सीधी रेखा पर ऊपर की ओर जाते हुए दिखेंगे। अगर -1 है तो इसका अर्थ दोनों चर विपरीत दिशाओं में पूरी तरह से संबंधित है, एक बढ़ने पर दूसरा उसी अनुपात में घटता है। अगर 0 है तो 2 चरों के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं है, और अगर 0.5 है तो यह दर्शाता है कि संबंध धनात्मक तो है लेकिन बहुत मजबूत या परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा? क्या होगा फैक्टोरियल 5 का मान? अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में तो फैक्टोरियल तो क्या होगा आपका? फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा? वो होगा आपको 120। अब कैसे? प्रैक्टिस सिद्धांत और क्रमचय संचय परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का अर्थ होता है दी गई संख्या से लेकर 1 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करना। अगर फैक्टोरियल 5 है तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 × 4 × 3 × 1। क्या होगा आपका? 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120। तो आंसर क्या होगा आपका? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी डेटा सेट के सभी मान समान हो, यदि किसी डेटा सेट के सभी मान समान हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होगा 0। क्या? 0। यदि किसी डेटा सेट के सभी मान समान होंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। कैसे? इस जो मानक विचलन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो हमें बताता है कि डेटा के मान अपने माध्य से कितने दूर फैले हुए हैं, कि अपने जो मीन है उससे कितने दूर फैले हुए हैं। यदि सभी मान समान हैं, मान लीजिए 5 5 5 5 5 ही है, तो उनका माध्य 5 भी वही संख्या होगी। जो कि प्रत्येक मान माध्य के बराबर है, इसलिए माध्य से उनकी दूरी का विचलन शून्य आपका होगा 0। जब डेटा में कोई फैलाव या बदलाव ही नहीं है तो मानक विचलन स्वतः ही शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा टेस्ट कैटेगरियल डेटा के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है? कौन सा टेस्ट होता है जो कैटेगरियल डेटा के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है? तो वह आपका chi-square टेस्ट। कौन सा? chi-square टेस्ट। सांख्यिकी में जब हमारे पास कैटेगरियल डेटा होता है, श्रेणीबद्ध डेटा होता है, जैसे पुरुष, महिला, पसंद नापसंद या रंगों के प्रकार होता है, तो हमें उसकी आवृत्तियों के बीच संबंध की जांच करने के लिए chi-square टेस्ट का उपयोग करते हैं।
यह टेस्ट ये देखता है कि जो आपने देखा, जो हमने देखा, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या जो हम उम्मीद कर रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है या केवल संयोग मात्र है, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमें मिला है वो उसके बीच संबंध कैसा है, या वो महसूस कर रहे हैं या फिर वो केवल एक्सपेक्टेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिग्रेशन एनालिसिस मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस। तो वो प्रयोग किया जाता है आपका प्रेडिक्शन के लिए। किसके? प्रेडिक्शन के लिए, अनुमान के लिए, रिग्रेशन एनालिसिस। जो रिग्रेशन एनालिसिस प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग मुख्यतः भविष्यवाणी या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। सांख्यिकी में रिग्रेशन एक ऐसी तकनीक है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध स्थापित करती है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध स्थापित करती है। प्रेडिक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ज्ञात डेटा के आधार पर भविष्य के मानों का अनुमान लगाना, जैसे विज्ञापनों पर खर्च के आधार पर भविष्य में होने वाली बिक्री का अनुमान लगाना। यह समझना कि स्वतंत्र चर में बदलाव का आश्रित चर पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।